कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहां तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फिजिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आपके एनडीए के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है कि 12 नंबर का आना, और 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, वेटेज बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क्स, जब हम मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स बहुत ज्यादा है, और 12 नंबर आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस टॉपिक के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं 2 वीडियोस। पहली वीडियो में आपके 15 एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज है, ऐसा ही सेकंड वीडियो में भी होगा, जो आपके लिए एनडीए 2023 में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और मैं कहूंगा कि 101% चांसेस है कि यहां से कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। तो बच्चों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे हम आज का हमारा नया टॉपिक, जिसका हमारे पास टॉपिक नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और जिसका पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो वो हमारे पास है, इफ अ शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल। अगर क्या कर रहा है, एक शिप जो है कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रेश वाटर से सी वाटर में मूव कर रहा है, यानी समुद्र के पानी में मूव कर रहा है, तो क्या वो कंप्लीटली इट विल सिंक कंप्लीटली, इट विल सिंक अ लिटिल बिट, राइज अ लिटिल हायर, रिमेन अनइफेक्टेड। यानी ऑप्शन कह रहा है कि अगर आप फ्रेश वाटर से शिप को सी वाटर में ले जा रहे हैं तो क्या वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, क्या वो थोड़ा डूबेगा, क्या वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्या वो अनअफेक्टेड रहेगा, यानी कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, एक बात बड़े ध्यान से देख लीजिए कि जो सी वाटर होता है ना, जो सी वाटर होता है आपका, सी वाटर बहुत ज्यादा डेंस होता है। सी वाटर क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इस पर क्या लगता है, जो बायोंसी लगती है, बायोंसी लगती है, यानी बायोंसी जो फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। यानी वाटर से शिप की तरफ को ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लगता है। और फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर की डेंसिटी क्या होती है आपकी, कम होती है। फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है तो जो बायोंसी होती है फ्रेश वाटर की तरफ प्रोवाइड की जाती है वो भी कम होती है। तो जैसे ही आप सी वाटर में शिप को डालेंगे तो दैट शिप विल राइज अ लिटिल हायर, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। किसकी वजह से, बायोंसी की वजह से, क्योंकि बायोंसी क्या कर रही है, ऊपर को एक फोर्स लगा रही है शिप पे। गेटिंग इट? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर हम क्या जाते हैं, सेकंड में जाते हैं। आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस व्हिच हैज मैक्सिमम इलास्टिसिटी। देखो यहां पर पूछा जा रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपको तीनों स्टेट ऑफ मैटर दी हुई है, और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी एक स्टेट है जिसकी इलास्टिसिटी मैक्सिमम होती है। अब बच्चों एक बात बड़े ध्यान से रखिए, जब हम जनरली इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि इलास्टिसिटी क्या है, कि जो चीज खिंच रही है, यानी रबर बैंड खिंच रहा है, आपकी जीन्स खिंच रही है, तो उसमें इलास्टिसिटी है, वो हाई इलास्टिक है, इलास्टिसिटी उसमें बहुत ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है। फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो डीफॉर्मेशन को जो बॉडी जितना रेजिस्ट कर सकती है वो उतनी ज्यादा इलास्टिक होती है। यानी इफ आई टॉक अबाउट दिस पेन, अगर इस पेन के बारे में बात करूं और इलास्टिक रबर के बारे में बात करूं, इसको अगर मैं खींचूंगा इस पेन को तो देखो इसमें डीफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में मैं रबर को खींचूंगा तो उसमें इजीली डीफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इसमें डीफॉर्म को रेजिस्ट करने की, डीफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी ज्यादा है। इट मींस इसकी इलास्टिसिटी कम है, यानी जिस बॉडी में जितना ज्यादा सॉलिडिटी होगी वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि वो डीफॉर्मेशन को रोकेगा ना आपका। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि जो जितना ज्यादा डीफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा, और वो सॉलिड ही है आपका। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर।
उसके बाद आपके पास है द यंग्स मॉड्यूलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब पहले ये समझ लीजिए बच्चों कि परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है। देखो परफेक्टली रिजिड बॉडी वो होती है जिसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, यानी आप इसकी डायमेंशंस में कोई डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी होती है परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब उसका यंग्स मॉड्यूलस निकालना है, तो यंग्स मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, स्ट्रेन को समझ लेते हैं। स्ट्रेस तो आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया लगाकर ही आप डिफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे इस परफेक्टली रिजिड बॉडी को, मगर उसमें डिफॉर्मेशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब कोई स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, यानी स्ट्रेन क्या आपके पास जीरो है, यानी y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेस ओवर जीरो, दैट इज समथिंग ओवर जीरो इज इंफिनिटी। तो इट मींस दैट परफेक्टली जो आपके पास रिजिड बॉडी होगी उसकी जो यंग्स मॉड्यूलस होगा वो आपके पास क्या होगा, इंफिनिटी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। नाउ क्या कह रहा है कि अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसके सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो इंक्रीज करता है, क्या वो डिक्रीज करता है, क्या वो जैसा है वैसा ही रहता है, रिमेन्स द सेम, या फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, यानी पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। देखिए बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, जो सरफेस टेंशन होता है ना आपका, सरफेस टेंशन होता क्या है, देखो ये किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी करती क्या है उस लिक्विड में, उस लिक्विड को मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए मजबूर करती है। यानी सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी लिक्विड की जो किसी लिक्विड को मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए क्या करती है, फोर्स करती है, ठीक है। अब आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा सूप अगर आपका ठंडा है, अगर ठंडा हो गया है सूप तो एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, है ना, थिक हो जाएगा एकदम से, लेकिन जैसे आप उसको हीट करेंगे तो एकदम से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो लिक्विड यानी वो लेस विस्कस हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी फैल जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से देखो, टेम्परेचर आपने कम किया तो एकदम से इकट्ठा हो गया आपका पास सूप, यानी थिक हो गया, यानी मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने हीट को बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका सूप फैल गया, थोड़ा सा तरल हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो सरफेस टेंशन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम होने का मतलब है कि सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करना। हीट करने से सूप आपका क्या कर रहा है, ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने लग रहा है, यानी उसकी थिकनेस कम होती जा रही है। तो याद रखेंगे कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट करता है, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि डेंसिटी ऑफ अ वाटर। देखो डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज, ये आपके पास किससे है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, वाटर के साथ क्या होना चाहिए, देखो ये एनडीए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो और बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों होता क्या है एक्चुअल में कि जब आप किसी लिक्विड के या वाटर के आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा ही होता है जैसे आपके पास आइस है, आइस क्या करोगे आप, आइस को क्या करोगे आप, हीट करोगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होने लगेगा, वो वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ गया आपका। लेकिन आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे अगर आप कम करो, होना क्या चाहिए, टेम्परेचर को बढ़ाने पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को कम करने पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, उसने फ्रीज होना चाहिए था, वाटर ने फ्रीज होना चाहिए था। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, सॉरी वॉल्यूम क्या करने लगता है आपका, क्या करने लगेगा, वॉल्यूम आपका क्या करने लगेगा, देखो बच्चों वॉल्यूम क्या करने लगेगा आपके पास, मैंने क्या कहा, जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका, बढ़ना चाहिए।
टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम कम होना चाहिए, है ना। तो यहां पर भी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, देखो 4 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर वॉल्यूम को कम होना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम एक्चुअल में बढ़ रहा है, यानी एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है, यानी एक बिल्कुल अलग बिहेवियर शो कर रहा है। एक्चुअल में कम करने पर टेम्परेचर वॉल्यूम कम होना चाहिए था, है ना, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। गेटिंग इट। तो आपके पास वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है और डेंसिटी आपकी, देखो वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब है कि डेंसिटी का कम होना, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से कम आने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम आना शुरू हो जाएगी, है ना। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो आपके पास क्या होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ये क्या कह रहा है, केरोसिन ऑयल राइजेस इन अ विक ऑफ लैंटर्न बिकॉज ऑफ। पहले समझ लो बच्चों, केरोसिन ऑयल आपके पास क्या होता है, केरोसिन ऑयल जो है इजीली जो आपके पास फायर को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक हो गया। आपकी जो विक का मतलब होता है, विक यानी जो आप दिया देते हो, दिए में जो आपकी बत्ती होती है वो आपकी विक कहलाती है। लेंट्रन आपके पास क्या होता है, जो आपको घरों में अगर आप देखोगे, गांव में देखोगे, जो आपके पास क्या जलाया जाता है, लैंप जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो आपके पास है। उसमें क्या लगा होता है, धागे की एक विक लगी हुई होती है या कपड़े की एक विक लगी हुई होती है। अब वो कह रहा है केरोसिन ऑयल तो नीचे होता है ना, किसी डब्बे में नीचे होता है, लेकिन क्या कर रहा है, वो उस विक के थ्रू ऊपर आ रहा है। तो किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा होगा, बायोन्सी ऑफ एयर के थ्रू नहीं, डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू द विक नहीं, कैपिलरी एक्शन इन द विक, यस, कैपिलरी एक्शन यही कहता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब ही होता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई लिक्विड किसी भी विक में ऊपर जा रहा है या उतर रहा है। जैसे आपके पास जाइलम और फ्लोएम के थ्रू आपका फूड और क्या हो रहा है कि वाटर का सप्लाई हो रहा है, किसमें, आपके प्लांट्स में, तो वहां पर भी आपके पास कैपिलरी एक्शन हो रहा है। तो ये जो आपके पास आंसर यहां पर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये आपके एनडीए 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। Getting it? Now, a deep sea divers may hurt their eardrum during diving because of, यानी डाइविंग के दौरान, डाइविंग का मतलब तैराकी के दौरान, जब डाइव मारते हैं क्या करते हैं डाइवर्स नीचे, तो उसके दौरान जो होता है उन डाइवर्स के जो कान के पर्दे हैं उनको क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, यानी हर्ट कर जाते हैं, वो कभी कभी फट भी जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कहां पे होगा, सरफेस ऑफ द सी पे होगा आपके पास। हाई वाटर प्रेशर, यस, हाई वाटर की प्रेशर की वजह से होगा, यानी डीप आप जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट में नीचे जाते जाओगे, जितना डेप्थ में नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वही प्रेशर क्या करता है, एयर ड्रम्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से एयर ड्रम्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Now, two soap bubbles, question number 8 है, two soap bubbles have radii in the ratio of 2:1, यानी दो सोप बबल दे रखे हैं और उनकी रेडियस का जो रेशियो दे रखा है वो आपके पास क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है रेडियस का रेशियो। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम। अब देखो हमेशा जब भी एक बबल बनता है, बबल मतलब इस तरीके का बबल, चाहे वो सोप का हो, चाहे वो आपके पास किसका हो, सोप का हो, चाहे आपके पास वाटर का हो, उस वाटर या सोप के बबल के अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो बाहर के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है। तभी कह रहे एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द बबल। तो वो कितना होगा, उसका रेशियो क्या होगा आपके पास, जब रेडियस का रेशियो ये, यानी एक बार आपने अलग रेडियस का बबल था, एक बार अलग रेडियस का बबल था, तो देखो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द जो सोप बबल होता है वो डेल एस क्या होता है आपके पास, 4 टाइम्स ऑफ एस अपॉन आर होता है। ये सोप बबल के लिए होता है। नॉर्मली जो और लिक्विड्स के लिए होता है ना, जैसे वाटर, उनके लिए ये जो डेल पी होता है ये 2s अपॉन आर होता है बच्चों, याद रखोगे 2s अपॉन आर होता है। अब देखोगे जरा आपके पास यहां पर क्या है कि डेल पी को अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास डेल पी 1 अपॉन डेल पी 2 आपके पास आएगा, यानी एक्सेसिव प्रेशर का जो आपके पास रेशियो आएगा, क्योंकि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आर का जो रेशियो है 2:1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 1:2। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, यानी इनमें से कौन सा सरफेस टेंशन का एक रिजल्ट नहीं है। देखो, नियरली स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन, मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी किसी लिक्विड की है जो लिक्विड को मिनिमम सरफेस एरिया में ऑक्यूपाई रहने के लिए मजबूर करता है, और मिनिमम सरफेस एरिया क्या शेप है, स्फेरिकल शेप है। तो यानी रेन ड्रॉप्स को स्फेरिकल शेप में रखने का मतलब है कि मिनिमम सरफेस एरिया में रखता है। ठीक है, तो वो किससे हो रहा होगा, सरफेस टेंशन से हो रहा होगा, बिल्कुल सही। कैपिलरी एक्शन, बिल्कुल कैपिलरी एक्शन भी किसकी वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ डर्ट बाय सोप और डिटर्जेंट, बिल्कुल ये भी आपका सोप और डिटर्जेंट की वजह से जो डर्ट रिमूव होता है वो भी सरफेस टेंशन का ही कंसेप्ट है उसमें। फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं होता है। देखो, ये एक ऐसा एक्शन है जो सरफेस टेंशन की वजह से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, और ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2015 में आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंड्स ऑन हिज फीट ओवर अ सरफेस एंड एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर पी। Now the person stands on only one foot, he would experience a pressure of magnitude, यानी हो ऐसा रहा है कि कोई एक सरफेस है मेरे पास, इस पर अब कोई आदमी अपने दोनों पैरों से खड़ा है। तो जब दोनों पैरों से खड़ा है तो प्रेशर कितना लग रहा है, पी लग रहा है। मान लेते हैं जो एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, तो यानी प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। अब मान लो एक पैर यहां से ये हटा देता है, यानी एक ही पैर पे अब खड़े होता है, तो ऑब्वियसली अब एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा, अब एरिया क्या कर रहा होगा, ऑक्यूपाई आधा कर रहा होगा A/2, यानी जो मेरे पास प्रेशर हो जाएगा वो भी नया हो जाएगा, दैट इज F ओवर A/2 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ F ओवर A हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि जो नया प्रेशर हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ पुराने प्रेशर के, इनिशियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, और ये आपका एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, एन इररेगुलर शेप्ड बॉडी हैज अ वेट ऑफ 12 kg इन एयर। एक इररेगुलर शेप की कोई बॉडी है जिसका एयर में जो वेट है वो 12 kg है, एंड 8 kg इन वाटर, यानी वाटर पे डालने पर वो कितना हो जा रहा है, 8 kg हो रहा है। तो उसकी क्या फाइंड आउट करो, डेंसिटी फाइंड आउट करो। देखो, सबसे पहले आप देखो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव डेंसिटी जो आपके पास होती है वो आपके पास होती है कि बॉडी का वेट इन एयर, वेट इन एयर होता है, और आपके पास चेंज इन वेट इन वाटर, यानी वाटर पे डालने पर कितना चेंज आया है। वेट इन एयर हमारे पास क्या है, वेट इन एयर हमारे पास है 12, चेंज कितना आया है वाटर में डालने से, 12 माइनस 8, यानी आ जाएगा 12 ओवर 4 आ जाएगा, यानी 3 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, लेकिन आपको तो डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी आपके लिए, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी आपके पास कितनी है, 3, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, केजी पर मीटर क्यूब में 1000, तो ये आपके पास हो जाएगा 3000 केजी पर मीटर क्यूब आपके पास। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, ये दे रखा हमें 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। The ratio of the final surface energy to the total internal energy, total initial surface energy is, देखो क्या दे रखा है, 1000 छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी सी बूंद को बना रही। गेटिंग इट, 1000 यानी 1000 छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिलकर एक बड़ी वाटर की बूंद बना रही है। तो एक चीज तो यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कि जितना 1000 वाटर ड्रॉप्स का, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा उतना ही उस बड़े वाटर ड्रॉपलेट का भी वॉल्यूम होगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ बिग जो है वो वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स का होगा। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ बिग क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यही वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या होता है, स्फेयर होता है, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल
आर क्यूब हो जाएगा। अब आप देखोगे तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, है ना। और अगर आप क्या करोगे, दोनों से क्यूब रूट करोगे तो क्यूब रूट करने पर आपके पास आ जाएगा स्मॉल कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 10 स्मॉल आर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, वही फाइनल हो गया आपके पास, बिग ड्रॉप ओवर सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप। तो एक बात बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास सरफेस एनर्जी होती है ना किसी भी लिक्विड सरफेस की, वो आपकी होती है एरिया इंटू सरफेस टेंशन, एरिया इंटू सरफेस टेंशन। अब देखो सरफेस टेंशन ऑफ बिग ड्रॉप, अब मेरे पास क्या होना चाहिए, एरिया इंटू सरफेस टेंशन। अब सबसे पहले देखो एरिया क्या है हमारे पास, स्फेयर है, तो बड़ा हमारे पास अगर है तो हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, क्योंकि स्फेयर का ही सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² हो जाएगा, और सरफेस टेंशन तो ऐसी होगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 1000 इंटू 4π स्मॉल r² इंटू s। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा मींस, और यहां पर बच जाएगा r²। कैपिटल r² का मतलब है कि 10r का स्क्वायर, यानी 10 स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल आर है वो 10r के इक्वल है, और नीचे आपके पास ये हो जाएगा r²। अच्छा r² और नीचे 1000 भी आपके पास हो जाएगा, 1000r²। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग हियर 1/10, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को जाते हैं। ये पूछ रहा है when a solid object is immersed in water then there is loss in its weight, this loss is। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2012 में आया हुआ है। ये बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया जाता है तो उसके वेट में कुछ लॉस आ जाता है, तो वो लॉस कितना होगा। देखो बच्चों ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज ने कहा था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर में डालोगे तो क्या होगा, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में उसके रिम तक पानी भरा हुआ है, और जैसे ही आप उसमें कोई बॉडी डालोगे ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ पानी बाहर गिरेगा। तो जितना पानी बाहर गिरा है उसका जो वेट होगा उतने ही वेट की कमी हमें किसमें दिखाई देगी, उस ऑब्जेक्ट के वेट में दिखाई देगी। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि अगर हम देखें ऑप्शंस में तो क्या होगा, जो लॉस होगा इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। देखो पहला ऑप्शन ही मिल गया हमें, अब दूसरे ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, कि इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यानी जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट ने उतना ही वेट की कमी किसमें आई होगी, उस ऑब्जेक्ट के वेट में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन मेनली अराइजेस ड्यू टू। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है। देखो सरफेस टेंशन मैंने आपको क्या कहा था, क्या होता है कि कोई भी जो लिक्विड है वो क्या करेगा, सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करवाएगा। यानी मान लो आपके पास कोई लिक्विड है तो उसके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर को जाएंगे, इनवर्ड जाएंगे सेंटर की तरफ को, ताकि मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर पाए। गेटिंग इट बच्चों, ठीक है। अब क्या किसकी वजह से होगा, क्या एडिजिव मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा। देखो एडिजिव का मतलब होता है, एडिजिव एक फोर्स है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस के बीच लगता है। यानी जैसे आपके पास ग्लास है, अगर आप ग्लास में पानी पियोगे तो पानी खत्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत आपका जो पानी है उसके ट्रेसेस आपको क्या दिखाई देंगे, ग्लास पर दिखाई देंगे। इसका मतलब ग्लास का मॉलिक्यूल और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो आपस में इंटरेक्ट कर गए हैं, वहां पर एडिजिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तो यहां पर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स आपका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कोहेसिव फोर्स है। इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सरफेस टेंशन को जन्म देने वाला है, कह सकते हैं इसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो ही नहीं सकता, चार्जेस की बात ही नहीं हो रही है। तो कोहेसिव फोर्स हमारे पास एक ऐसा फोर्स है जो सरफेस टेंशन को क्या करता है, राइज करता है। Now last question हमारे पास है, that is the viscous force on a small sphere of radius r moving in a fluid is directly proportional to। यानी जो viscous force होता है वो उसका आपके पास अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो 6 पाई ईटा कैपिटल R V आपके पास होगा, और यहां से अगर आपको दिख रहा होगा तो जो आपका फोर्स होगा विस्कस फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहां पर हमने क्या कर लिया है, इस
टॉपिक से हमने इस टॉपिक से हमने क्या कर लिए हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से हमने 15 क्वेश्चंस लगा लिए। नेक्स्ट वीडियो में भी बच्चों देखो मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और हमने ये एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस ला रहे हैं। देखिए बच्चों, हम जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज ला रहे हैं या पीवाईक्यूज ला रहे हैं, बहुत एनालिसिस करके ला रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस टाइप का कंसेप्ट आपके एग्जाम में रखा जा रहा है। तो आपके एनडीए 2023 को मद्देनजर रखते हुए हम ये न्यूमेरिकल्स आपके सामने ला रहे हैं। इनको आप बार बार लगाइए, इनके कंसेप्ट्स को समझिए, ताकि इनसे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप उसको क्या कर सको, आसानी से टैकल कर सको। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अब आपके लिए लेके आएंगे 15 मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक। और तब तक के लिए आप क्या करते रहिए, आपका काम क्या है कि आप पढ़ते रहिए और अपने एनडीए के एग्जाम के लिए फोकस्ड रहिए।